Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are okay. आप लोग जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं अपना बेसिक्स इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज अमन सिंह कंवर। आई एम 23 इयर्स ओल्ड और इस साल मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ क्लियर किया है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। ये वीडियो जो है मैं एक बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ क्योंकि वीडियोस में काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे कि प्लीज आप एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाओ। तो हियर आई एम। आप में से कुछ लोग जो यहाँ पे नए आए हैं या पुराने हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट अगर मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसकी नॉलेज जरूर मिलती रहे। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट जर्नी। और अगर मैंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो मे बी मैंने कुछ मिस्टेक्स अवॉइड की है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी रही है एंड आई एम जस्ट होपिंग कि शायद आपके लिए भी वो स्ट्रेटेजी काम करे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन में है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर कि यूजीसी नेट की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये टेस्ट आपको एलिजिबल बनाता है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि मान लो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यूजीसी जो है साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। 83 सब्जेक्ट्स में यूजीसी ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है, मान लो अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें से 6% बच्चे, मतलब 100 में से 6%, 100% में से 6% बच्चे जो है वो नेट क्लियर करते हैं और उनमें से जो टॉप 1% होते हैं वो जेआरएफ क्लियर करते हैं। और जो जेआरएफ क्लियर करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप नाम है। तो आपको एक अच्छा खासा स्टाइफन मिलता है, लगभग 38-40 हजार का। एग्जैक्ट अमाउंट आई कांट क्लेम बट लगभग ये रहता है। एंड उसके 3 साल बाद, 2 साल आपको जीआरएफ मिलता है। उसके बाद अगर आपकी रिसर्च अच्छी होती है तो आपके गाइड आपको एसआरएफ देते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसका अमाउंट थोड़ा बढ़ के 45 हजार तक हो जाता है। तो ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे कंट्री में। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस स्टार्ट कि आपके लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। देखिए, मेरा मानना है कि एज सच कोई अप्रोप्रिएट टाइम नहीं होता है। जब भी आपको लगे कि नाउ आई एम रेडी टू गिव दिस एग्जाम, मैं आपको बात बताऊं तो मुझे इस साल पता चला कि इस तरह का कोई एग्जाम होता है और मैंने लगभग जनवरी से जो है अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, 5-6 महीने। तो और मेरा तो बैकग्राउंड भी एकदम साइंस वाला है, तो आई वुड से कि अगर आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है, मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो अगर मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ 6 महीने में विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजी, तो इस एग्जाम को कोई भी इंसान क्लियर कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने ग्रेजुएशन के फेज में हैं, तो मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। आप चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, पर आप उस चीज को अच्छे से पढ़िए। ग्रेजुएशन में आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, यूजुअली आप उसी में मास्टर्स करते हैं, राइट? तो आप उसके लिए आपका एंट्रेंस देना होता है। जो बच्चे एंट्रेंस देते हैं वो यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, जो एंट्रेंस नहीं देते हैं और मेरी तरह अगर वो जॉब में लग जाते हैं, तो आप लोग इग्नू के थ्रू या आईसीडब्ल्यू के थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बोलूंगा कि प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर इंटरेस्ट। आपको किस विषय में सबसे ज्यादा रुचि है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। डजेंट मैटर आपने उसमें मास्टर्स भी कर लिया, हो सकता है कि आपने बस मजे मजे में मास्टर कर लिया और आप नेट देने का सोच रहे हो और आपको लग रहा है यार अब 3 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए। हो सकता है ना कि सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि आपने विषय गलत चुना है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। एटलीस्ट बी स्मार्ट, आपको किस विषय में इंटरेस्ट है। अगर मैंने 6 महीने में एग्जाम क्लियर किया है तो इट मीन्स कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी। मेरे को सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट था। अदरवाइज आप देखिए, जॉब के साथ कई बार हैक्टिक हो जाता है, आपको मैनेज करने में दिक्कत आती है, आपका बैकग्राउंड भी नहीं, आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो एग्जाम काफी मुश्किल हो जाता। लेकिन क्योंकि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था तो मेरे लिए प्रोसेस थोड़ी इजी हो गई। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप ग्रेजुएशन लेवल तक जब आपने पढ़ाई की है, ऊपर से अगर आपने मास्टर में भी वही विषय चुना है, तो आई थिंक आप जीआरएफ और यूजीसी नेट जो है उसी विषय में देना चाहोगे, राइट? अब लेट्स बिगिन कि क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो यूजीसी नेट की वेबसाइट में जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए।
ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने लैपटॉप में जो है अपना यूजीसी नेट का सिलेबस डाउनलोड कर लिया था और फिर आप क्या कीजिए उसको सुबह-शाम देखते रहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप याद कर लीजिए, पर आप उसको देखते रहिए ताकि आपके दिमाग में एक-एक चीज़ छप जाए। उसके बाद सेकंड आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आप में से कुछ लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है और आपके पास लेट्स से 6 महीने हैं। मैं मान रहा हूँ अगर आपके पास 6 महीने हैं या 1 साल है, मैं 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। मुझे लगता है 6 महीने भी इनफ है। लेकिन मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, 6 महीने अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो इसमें बहुत सी और भी चीज़ें मैटर करती है। जैसे कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है और ये तारीफ़ करने के लिए नहीं बट मैं आपको एक रियलिस्टिक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे 12th क्लास में 95% मार्क्स थे और मेरा ग्रेजुएशन जो है वो बीएससी में हुआ है और मेरा हमेशा से मैं अपनी क्लास में ऑलमोस्ट टॉपर रहा हूँ। तो इस वजह से जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहा है और मेरे को स्टडीज़ में एक जेन्युइन इंटरेस्ट रहा है। और क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मुझे आर्ट्स में ना इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई पढ़ने में। तो एक ये रीज़न भी है। तो अगर मैं मानता हूँ कि मान लीजिए 6 महीने भी आपके लिए दिक्कत है, तो 1 साल मान लेते हैं, ठीक है? तो आपने जब अपना सिलेबस डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप क्या कीजिए प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक मँगवा लीजिए। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। आप किसी भी सब्जेक्ट से पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, एजुकेशन, म्यूज़िक किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप, ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं कि आप पीवाईक्यू की बुक मँगवाइए। अब मैं मान रहा हूँ कि क्योंकि आपने 1 साल तक पोस्ट ग्रेजुएशन में म्यूज़िक या कोई भी आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ लिया है, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है, आप थोड़े बहुत फ़ैमिलियर हैं सभी चीज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोशियोलॉजी से हैं, कार्ल मार्क्स सबको पता ही है, राइट? जब आप पीवाईक्यू से जाते हो, आपने स्टार्टिंग में ना ब्रश अप करना है, ऊपर-ऊपर से देखना है कि ओके पीवाईक्यू में कुछ-कुछ ये चीज़ें हैं। आपको एक काफ़ी ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। इससे क्या होता है पीवाईक्यू और सिलेबस आपको गाइड करता है कि आपको किस तरफ जाना है। अब मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं शिमला से जो है मतलब दिल्ली जाना है मुझे और मैं लंदन की फ्लाइट पकड़ लूँ, फिर यूएस जाऊँ और वहाँ से उल्टा घूमते हुए दिल्ली पहुँचूँ। सो दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। आपको पता होना चाहिए कि आपका रूट क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है और उसके लिए क्या-क्या करना है आपको। आप क्या कर सकते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर हो, आप रोज़ाना 2-3 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप रोज़ाना क्या कीजिए, एक-एक टॉपिक चूज़ कर लीजिए और यूट्यूब पे उसकी वीडियोज़ देखिए। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है यार, सब कुछ आपको मिल रहा है। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज़ सब कुछ सर्च करते रहिए, इधर-उधर यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, वो सब कुछ आप करते रहिए एंड उन चीज़ों के ना शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। अब एक आदत है, मुझे नोट्स बनाने की आदत नहीं है एंड आई डोंट बिलीव इन मेकिंग नोट्स लाइक मेरा पर्सनल मानना है किसी को नोट्स बनाने की आदत होती है, उनके लिए वो चीज़ काम करती है। मेरे को नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नोट्स बनाता भी नहीं हूँ। मैं बुक से पढ़ता हूँ या मैं पीडीएफ से पढ़ता हूँ, बस मैं उतना ही पढ़ता हूँ और मैं याद रखने की कोशिश करता हूँ उसको और मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, आप ना जो आपके टारगेट्स हैं, उनको सेट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 6 महीने या 1 साल है, उस अकॉर्डिंग देखो कि मेरे को 6 महीने में ये मेरा सिलेबस है और मुझे इतना कवर करना है, तो बाँट लीजिए हर महीने वाइज़। फिर उस महीने वाले टारगेट को 15 दिन में बाँटिए। टारगेट बहुत स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए। लेकिन टारगेट मैं बोलूँ आपकी औकात से बाहर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो आपका टारगेट हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि से 70 से 80% ही अचीवेबल हो। अगर आपका 100% टारगेट अचीव हो रहा है तो आपने बहुत ही छोटा टारगेट बनाया है। अगर बिल्कुल भी अचीव नहीं हो रहा है, मान लो आप सिर्फ 20% अचीव कर पा रहे हो और 100% टारगेट लेके चल रहे हो, तो वो भी गलत है। आपका टारगेट ऐसा हो जो कि 60-70% अचीव कर पा रहे हो। इससे आपकी मोटिवेशन भी बनी रहेगी, एक ज़िल भी बनी रहेगी, ठीक है? ये आपकी टारगेट वाली बात हो गई। ऊपर से पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ लिख लो। और मैं आपको बताऊँ एक चीज़, जितना आप लिख-लिख के करोगे ना, उतनी क्लैरिटी आती है, ठीक है? डज़न्ट मैटर आप नोट्स बनाओ, ना बनाओ, लेकिन मैं स्ट्रैटेजी को हमेशा लिख के करता था कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, ये मेरे वीक एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, जो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आते, जिसमें मैं बहुत वीक हूँ। कुछ टॉपिक जो आपको बिल्कुल आसान है, जो आपकी फिंगर टिप्स पे, आप उसको एक जगह लिख लो और उसको सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करो। पीवाईक्यू करो, उसको फिर से वापस आओ। फिर जब आपके ईज़ी टॉपिक्स हो गए, फिर मीडियम पे जंप करो सब्सिक्वेंटली, फिर आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को देखो। 2 तरीके से पढ़ाई कर सकते हो आप। मान लीजिए अगर आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो हमेशा सेम जो घिसी-पिटी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी की रिवीजन करते रहिए। चाहे आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उसी को पढ़ो। जिस दिन आपको बहुत पढ़ाई का मूड है ना, उस दिन थोड़ा-सा डिफिकल्ट टॉपिक चूज़ करने की कोशिश करो। इवेंचुअली आपको डिफिकल्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस दिन आप डिफिकल्ट टॉपिक उठा लीजिए कि आज मेरा
बहुत मन है पढ़ने का यार, आज तो मैं बिल्कुल मोटिवेटेड हूँ, तो आज मैं डिफिकल्ट टॉपिक उठा लेता हूँ, तो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डे फॉर दैट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है और आपको पता है कि आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, आप क्या कर सकते हैं? देखो, ये चीज तो पता है यार, आप बार बार ये चिल्लाओगे कि ये मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, उससे तो एग्जाम क्लियर होगा नहीं, राइट? और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप रिसर्च करने जा रहे हो और वहां पे डेटा बहुत ज्यादा आप कलेक्ट करोगे, तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन तो वहां पे भी काम आएगा ही आएगा। तो आप इस अप्रोच से पहले से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप यूट्यूब पे जाइए और देखो कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो कैसे सीख सकते हैं आप। बहुत से यूट्यूबर पे लाखों टीचर्स हैं। आपको जो टीचर अच्छा लगता है आप उससे सीख लीजिए। अगर आपके पास 6 महीने हैं, आप हर दिन, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 घंटे भी अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो देखते हो, रोज एक एक घंटे देखिए, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन चुटकियों में होगा। मैंने चाहे जितना अच्छा मेरा बैकग्राउंड रहा हो, ठीक है, मेरे मैथ्स में जितने अच्छे मार्क्स रहे हो, डाटा इंटरप्रिटेशन मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। तो मैंने इस बार जो है सारे क्वेश्चन सही किए, लेकिन जून वाले में मेरे भी सारे क्वेश्चन सही नहीं हुए थे। लेकिन रीजन यही है कि मैंने उस टाइम पे प्रैक्टिस जब किया ही नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप चाहे जितनी टॉप चीज हो, आपसे नहीं हो पाएगा कोई भी। इसलिए प्रैक्टिस तो मस्ट है। तो आप रोज क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा डाटा इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। फिर देखो कि और क्या क्या सिलेबस है, पेपर वन का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके टॉपिक्स लिखते रहो, सब टॉपिक्स। आप सब टॉपिक्स देखो, पूरा पूरा यूनिट ना हमेशा डरा डरा देता है यार, इसमें तो इतना सब कुछ है। आप क्या करो, रोज देखो और तब तक मत उठो। एक चीज हमेशा, टॉपिक से जंप मत करो। आज मान लो आपको लगता है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में देख लो कि सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फिर वो सब टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करो कि ओके, आज मैं ये वाला स्वयं पोर्टल पढ़ने वाला हूँ, आज मैं थ्योरीज पढ़ने वाला हूँ, आज मैं जो है असेसमेंट के टाइप्स पढ़ने वाला हूँ। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए। फिर आपको ना क्या लगेगा, धीरे धीरे आपको ना आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा खुद ही कि अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो सबसे ज्यादा मतलब स्कोरिंग टॉपिक है। कॉम्प्रिहेंशन तो देखो ऐसा है कि उसको कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, काफी इजी आता है कॉम्प्रिहेंशन भी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन वीक है, हिंदी में अच्छे से पढ़ो, इंग्लिश के थोड़े थोड़े नॉवेल्स पढ़ लो। बट चलो, मेरे को लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट हम सभी का ठीक होता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ। और साथ में लॉजिकल रीजनिंग जो है या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, ये ऐसे ऐसे दो टॉपिक्स है जिसमें आप एक भी नंबर लूज नहीं कर सकते और बहुत इजी इनमें पूरे पूरे नंबर लेना। तो आप इस तरह के टॉपिक्स को प्रेफरेंस दीजिए। और कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपको पता है, और हम मोस्टली पता है क्या कोशिश करते हैं, मैंने ये देखा है, हम पहले इतना बड़ा गोल ले लेते हैं कि यार मैं जीआरएफ निकालूंगा ना, और पास मतलब फ्यूचर में जीना स्टार्ट कर देते हैं। आप प्रेजेंट में ये देखिए कि अगर आपकी कमांड अच्छी है आपके सब्जेक्ट में और आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो जेआरएफ आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप अपनी जो आपकी कैपेबिलिटीज है, आपकी एबिलिटीज हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाइए। आप अपने आप को एबल बनाइए कि भाई मैं डिजर्व करूं, खुद एग्जाम क्लियर हो जाए मुझसे। तो वो आपका मेन फोकस होना चाहिए। ऑल्सो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी बनाइए। मैं नहीं बोल रहा हूँ 6 महीने ना आपके पास, मैं नहीं बोल रहा हूँ 6 6 7 घंटे पढ़िए। 6 महीने आपके पास, आप सिर्फ 3 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, सिर्फ 3 4 घंटे, लेकिन लगन से पढ़ रहे हो, बहुत डेडिकेशन फोकस से पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर, और रोज पढ़ रहे हो, हर दिन पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज है। आपको एग्जाम बहुत ईजी लगेगा। एंड बस यही था मेरे पास बोलने के लिए। एंड आई होप इस वीडियो ने आपके लिए हेल्प किया होगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कॉलेजेस में है तो अपने कॉलेज के लोगों के साथ शेयर कीजिए। और जितने भी लोग जिनको आप जानते हो जो यूजीसी नेट की तैयारी करें, उनके साथ शेयर कीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली। थैंक यू।